आप पूरी शिद्दत से एक ऐसा राजा बनना चाहते थे जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाए, लेकिन जितनी कोशिश आप देश को डुबाने की करते उतनी ही तेजी से आपका साम्राज्य तरक्की करता जाता। यहाँ तक कि आप पूरे दिन हरेम में पड़े रहते, राजकाज की तरफ ध्यान तक नहीं देते। देश के सारे बड़े फैसले आपने भ्रष्ट मंत्रियों के हवाले कर दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो साम्राज्य खत्म होने की कगार पर था वही धीरे धीरे अपने गोल्डन एरा की तरफ बढ़ने लगा। गुस्से में आकर आपने रॉयल ट्रेजरी का सारा पैसा सीधे भ्रष्ट अधिकारियों में बांट दिया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी रकम मिली, उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल आया। उसी पल उसे आखिरकार समझ आ गया कि सम्राट ने ऐसा क्यों किया। ये कोई इनाम नहीं था, बल्कि उसके लिए आखिरी वार्निंग थी। प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू बह निकले। वह महल की दिशा में देखकर बुदबुदाया, महाराज हमेशा मेरे साथ सच्चाई से पेश आए, लेकिन मैं ही अपने कर्तव्य से भटक गया। आज से मैं अपनी पूरी जिंदगी महाराज की सेवा में लगा दूंगा। अगली सुबह जैसे ही आपकी आंख खुली, प्रधानमंत्री खुद आपके लिए 9 करोड़ चांदी के सिक्के लेकर दरबार में पहुंच गया। ये देखकर आप पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए। ये आखिर क्या हो रहा है? क्या एंशिएंट टाइम्स में गिफ्ट का जवाब गिफ्ट से दिया जाता था? लेकिन मुझे तो अपना देश बर्बाद करना है, क्योंकि तभी तो सिस्टम मुझे मरने देगा और मैं वापस ब्लू स्टार लौट पाऊंगा। बेबस होकर आपने तुरंत सभी मंत्रियों को टाइजी हॉल में बुलाने का आदेश दिया। अब आपको ऐसे ऐसे फैसले लेने थे जिससे पूरा साम्राज्य धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ जाए। कुछ ही देर बाद सभी मंत्री दरबार में इकट्ठा हो गए। हर कोई हैरानी से आपकी तरफ देख रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पर बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन था। उसे पहले से अंदाजा था कि उसकी भेजी हुई रकम मिलने के बाद सम्राट जरूर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। आखिर समझदार लोगों के बीच हर बात शब्दों से नहीं होती, लेकिन आपको उसके मन की बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आपने सीधे ऐलान किया, राजकोष से बड़ी रकम निकाली जाएगी, पूरी राजधानी का दोबारा निर्माण होगा और साथ ही सभी प्रजा के टूटे फूटे घर भी दोबारा बनवाए जाएंगे। आपकी बात खत्म होते ही एक मंत्री तुरंत आगे बढ़ गया, महाराज ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजधानी का पुनर्निर्माण ठीक है, लेकिन आम लोगों के घरों को दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उसकी तरफ ध्यान से देखा, वह था पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर। उसे पिछले सम्राट ने खुद पद पर बैठाया था और हमेशा उसे एक लॉयल मिनिस्टर कहा करता था, लेकिन आपको सबसे ज्यादा नफरत ऐसे ही लॉयल मिनिस्टर से थी। आपने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे सलाह मांग रहा हूं, या फिर इस साम्राज्य में तुम्हारा पद मुझसे भी बड़ा हो गया है? इतना सुनते ही पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। महाराज ऐसी मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन इस बार आपने उसे बिल्कुल मौका नहीं दिया। आज से इसे पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाए। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपनी हद भूल जाएं। आपके इतना कहते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री घुटनों के बल बैठ गए। महाराज कृपया शांत हो जाइए। जिस मंत्री को हटाया गया था उसका चेहरा तो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, लेकिन तभी प्रधानमंत्री आगे बढ़ा, महाराज इसे पद से हटाना उचित है, लेकिन राजधानी और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पर ही रहेगी, इसलिए कृपया नए पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर की नियुक्ति भी कर दीजिए। ये सुनते ही आपकी आंखें चमक उठी। वाह, ये प्रधानमंत्री सच में सुपर करप्ट ऑफिशियल है। शायद अब ये किसी और भ्रष्ट अधिकारी को ऊपर लाना चाहता है, फिर दोनों मिलकर घटिया कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस बार तो देश की इकोनॉमी जरूर गिर जाएगी। अड्डेक, ये सोचकर आपने पूरे दरबार पर नजर दौड़ाई। आखिर में आपकी नजर सबसे पीछे खड़े एक बूढ़े मंत्री पर जाकर रुकी। हुआंग पेई, आज से तुम नए पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर हो। हुआंग पेई पहले भी इसी पद पर रह चुका था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले सम्राट ने उसे पद से हटा दिया था और आपको तो ऐसे ही करप्ट ऑफिशियल्स की जरूरत थी। आपका फैसला सुनते ही पूरा दरबार अजीब नजरों से उसे देखने लगा। यहाँ तक कि पहले वाला पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर भी घबरा गया। हुआंग पेई खुद जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, महाराज ऐसा मत कीजिए। मैं वही मंत्री हूँ जिसे पिछले सम्राट ने करप्शन के आरोप में हटा दिया था, लेकिन आपने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। क्या तुम पिछले सम्राट का नाम लेकर मुझे दबाना चाहते हो? मत भूलो, अब इस साम्राज्य का सम्राट मैं हूँ। उसके बाद आपने बिना एक पल की देरी किए यूलिन आर्मी की कमांड टोकन सीधे हुआंग पेई के हाथ में सौंप दी। ये देखकर हुआंग पेई इतना भावुक हो गया कि लगभग आपके पैरों में गिरकर रोने ही वाला था। उसे इस हालत में देखकर आपको अजीब सा महसूस हुआ। आपने तुरंत हाथ हिलाकर उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। इसके बाद पूरे चांगान शहर में बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। हर तरफ शहर की दीवारें बनाई जा रही थी, पुराने मकानों की मरम्मत हो रही थी, नई इमारतें तेजी से खड़ी होने लगी। उधर चांगान के एक साधारण से घर के अंदर डोंगी साम्राज्य के कुछ जासूस चोरी छिपे मीटिंग कर रहे थे। उनमें से एक बोला, बड़े भाई, ये द तांग का सम्राट आखिर करना क्या चाहता है? अचानक पूरे शहर की दीवारें और घर दोबारा क्यों बनवाए जा रहे हैं? उनका लीडर बालू काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे भी कोई जवाब समझ नहीं आया। वह लगातार आपके असली इरादे का अनुमान लगाने की कोशिश करता रहा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। रुको, क्या द तांग के जासूस हमारे देश में घुस चुके हैं? क्या उन्हें हमारे आक्रमण की योजना का पता चल गया, इसीलिए सम्राट पहले से शहर की रक्षा मजबूत कर रहा है? ये सोचते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। धत, आखिर हमारे देश में गद्दार कौन है? इस योजना की जानकारी तो सिर्फ ऊंचे अधिकारियों को थी। इसके बाद उसने अपनी शंका बाकी जासूसों को भी बता दी। तभी एक मोटा जासूस बोला, बड़े भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा सोच रहे हैं? हो सकता है द तांग का सम्राट सिर्फ एक मूर्ख राजा हो और अपना ही देश बर्बाद करना चाहता हो। इतना सुनते ही बालू ने उसे घूर कर देखा। अगर तुम एक मूर्ख राजा होते तो क्या अपनी राजधानी और जनता के घर बनाने पर इतना पैसा खर्च करते? ये सुनते ही बाकी सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। फिर किसी ने पूछा, अब आगे क्या करें? बालू बिना हिचकिचाए बोला, फौरन डोंगी लौटते हैं, अपनी सेना तैयार करो और जिन ऊंचे अधिकारियों पर शक है उन्हें पहले खत्म कर दो। 2.5 दिन बाद इस समय आप अपने शयन कक्ष में बेहद
बेहद एक्साइटेड बैठे थे क्योंकि आज सिस्टम सेटलमेंट डे था। इस वक्त आपकी लाइफ स्पैन सिर्फ 12 साल बची थी। अगर आप और 120 नेशनल पावर पॉइंट्स घटा देते तो आपकी मौत हो जाती और आप वापस ब्लू स्टार लौट जाते। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, द तांग की नेशनल पावर 10 पॉइंट्स बढ़ गई है। रिवॉर्ड लाइफ स्पैन प्लस 10 ईयर्स। ये सुनते ही आप पूरी तरह पत्थर बन गए। क्या मैंने इतनी मेहनत से देश बर्बाद किया? फिर नेशनल पावर बढ़ कैसे गई? आपने तुरंत डिटेल्ड रिपोर्ट खोली, लेकिन उसे देखते ही आपका दिमाग सुन्न पड़ गया। टेक्नोलॉजी बढ़ी थी, नेशनल डिफेंस बढ़ा था, इकोनॉमी बढ़ गई थी, पीपल्स लाइवलीहुड भी पहले से बेहतर हो गई थी और सबसे ऊपर लिखा था एनिमी डिटरेंस इंक्रीज्ड। आपका सिर चकराने लगा। ये आखिर हो क्या रहा है? आपने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं, कल की कोर्ट मीटिंग में इसकी पूरी जांच करूंगा। अगर पता चल गया कि कौन सा लॉयल मिनिस्टर मेरी सारी प्लानिंग खराब कर रहा है तो इस बार उसे मजा चखा दूंगा। अगली सुबह रॉयल कोर्ट शुरू हुई। आप अभी नेशनल पावर बढ़ने की वजह पूछने ही वाले थे कि तभी प्रधानमंत्री आगे बढ़ गया। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर निवेदन करना है। उसे देखकर आपको थोड़ी राहत मिली। आपने मन ही मन सोचा शायद ये सुपर करप्ट मिनिस्टर आखिर कोई अच्छी खबर लेकर आया है। लेकिन अगले ही पल प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, पूरी राजधानी का पुनर्निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। जनता के घर भी पूरी क्वालिटी के साथ तैयार कर दिए गए हैं। ये सब आपकी महान दूरदर्शिता का परिणाम है। ये सुनते ही आप वहीं जड़ हो गए। अब आपको समझ आ गया था नेशनल पावर आखिर बढ़ी क्यों थी। उधर प्रधानमंत्री और हुआंग पेई दोनों आपकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। उनके हिसाब से सम्राट अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे। लेकिन अगले ही पल आपने अचानक हुआंग पेई की तरफ देखा। हुआंग पेई, तुम्हारी उम्र अब काफी हो चुकी है। आज से तुम्हें 10 मुंह जमीन इनाम में दी जाती है। घर लौट जाओ, आराम से खेती करो और बाकी जिंदगी शांति से बिताओ। ये सुनते ही हुआंग पेई का चेहरा बदल गया। वह अब भी सिर्फ 40 साल का था, पूरी तरह जवान। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अचानक उसे रिटायरमेंट क्यों दी जा रही है। उसने तुरंत मदद की उम्मीद में प्रधानमंत्री की तरफ देखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बस हल्का सा सिर हिलाया, मानो कह रहा हो सम्राट की इच्छा स्वीकार कर लो। हुआंग पेई तुरंत घुटनों पर बैठ गया। मैं शाही आदेश स्वीकार करता हूँ। उसे जाते देखकर आपने राहत की सांस ली। अब आपको लगा कि एक बड़ा करप्ट ऑफिशियल आखिरकार हट गया। इसके बाद आपने फिर कहा, मैं सेना भेजना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि द तांग अपनी मिलिट्री पावर दुनिया को दिखाए। इस बार आपने मन ही मन फैसला कर लिया था, अगर देश को जल्दी बर्बाद करना है तो सबसे आसान तरीका है युद्ध, क्योंकि वॉर में सबसे ज्यादा पैसा और ताकत खर्च होती है। लेकिन आपकी बात सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। महाराज, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। द तांग की मौजूदा ताकत किसी बड़े युद्ध को झेल नहीं सकती। लेकिन ये बातें सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने मन ही मन सोचा, जब ये लॉयल मिनिस्टर्स मना कर रहे हैं तो इसका मतलब यही सही रास्ता है। उसी समय प्रधानमंत्री फिर आगे आया। महाराज, एक बात पूछने का साहस करूं, आप किस देश पर हमला करना चाहते हैं और युद्ध का कारण क्या होगा? आप कुछ पल सोचने लगे। सच तो ये था, आपने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर आपने लापरवाही से कहा, डोंगी साम्राज्य, हम उसी पर हमला करेंगे। प्रधानमंत्री ने फिर पूछा, लेकिन कारण? आपने थोड़ा सोच कर कहा, पिछले साल डोंगी का दूत हमारे दरबार में आया था और उसने पहले अपना बायां पैर दरबार में रखा था, जबकि द तांग में दायां पैर शुभ माना जाता है। ये हमारे साम्राज्य का अपमान है। आपकी बात खत्म होते ही पूरा दरबार बिल्कुल शांत हो गया। कई मंत्री तो मन ही मन याद करने लगे कि आज सुबह वे खुद कौन सा पैर पहले अंदर रखकर आए थे। प्रधानमंत्री ने बेबसी से गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी सबसे पहले वही बोला, महाराज का निर्णय उचित है। बाकी सभी मंत्री भी मजबूरी में उसका समर्थन करने लगे। तभी महान सेनापति न्यूले आगे बढ़ा, महाराज, मैं इस युद्ध का नेतृत्व करना चाहता हूँ। लेकिन आपने तुरंत मना कर दिया। मजाक है क्या? अगर इतने अनुभवी जनरल को भेज दिया तो कहीं सच में जीत न जाए। आपकी नजर धीरे धीरे पूरे दरबार में घूमी। आखिर में दरवाजे पर खड़े एक साधारण सैनिक पर जाकर रुक गई। तुम? वह सैनिक घबरा गया, धीरे धीरे आगे आया। अधीनस्थ हान्यू, महाराज को प्रणाम करता है। आपने सिर हिलाया। आज से इस युद्ध का सुप्रीम कमांडर तुम हो। ये आदेश सुनकर आपके मन में गजब की खुशी हुई। अब तो द तांग की नेशनल पावर जरूर गिरेगी। अगर एक साधारण सैनिक भी युद्ध जीत गया तो मैं अपना नाम ही बदल दूंगा। उधर पूरे दरबार के मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबने उम्मीद भरी नजरों से प्रधानमंत्री की तरफ देखा। उन्हें लगा कि वह जरूर आपको रोकेगा, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत प्रधानमंत्री ने विरोध नहीं किया, बल्कि युद्ध की कुछ जरूरी डिटेल्स पूछनी शुरू कर दी। इस बार आपकी बारी थी कंफ्यूज्ड होने की। मैंने कभी युद्ध लड़ा ही नहीं, मुझे क्या पता। आखिर में आपने हाथ हिलाकर बात वहीं खत्म कर दी। इस तरह उदास चेहरों के साथ सभी मंत्री कोर्ट से लौट गए, लेकिन आप बेहद खुश थे। आपको पूरा भरोसा था कि इस बार द तांग की नेशनल पावर जरूर गिर जाएगी। उधर प्रधानमंत्री के रेजिडेंस में हुआंग पेई घबराया हुआ उसके पास पहुंचा। प्रधानमंत्री महोदय, महाराज ने मुझे घर जाकर खेती करने का आदेश क्यों दिया? लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल शांत बैठा रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, क्या तुम सच में सम्राट के शब्दों का असली मतलब नहीं समझे? हुआंग पेई हैरान रह गया। घर जाकर खेती करना, इसमें समझने वाली क्या बात है? प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ पीछे बांध लिए, फिर आंखें आधी बंद करते हुए बोला, याद है तुम्हारा पैतृक गांव ग्वांजोंग क्षेत्र में है और ग्वांजोंग को पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा अनाज भंडार माना जाता है। ये सुनते ही हुआंग पेई की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। प्रधानमंत्री मुस्कुराया, अब समझे। उसके बाद महाराज का असली इरादा समझाते हुए प्रधानमंत्री बोले, महाराज चाहते हैं कि पहले तुम ग्वांजोंग क्षेत्र को मजबूत बनाओ। भविष्य में जब दूसरे देशों पर चढ़ाई होगी तो वही पूरा इलाका हमारी सबसे मजबूत नींव बनेगा। महाराज ने तुम्हें इतना बड़ा भरोसा दिया है। सच कहूं तो मुझे भी तुमसे ईर्ष्या होने लगी है। ये सुनकर हुआंग पेई शर्माते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसे एक और बात याद आई। प्रधानमंत्री महोदय, अगर महाराज का यही मतलब था तो उन्होंने ये बात सीधे सीधे क्यों नहीं कही? प्रधानमंत्री ने बेबसी से सिर हिलाया। इतने महान और दूरदर्शी सम्राट क्या कभी अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स खुलकर
बताते हैं, महाराज ने तुम्हें अंधेरे में छिपी हुई सबसे बड़ी चाल बनाकर रखा है, तुम उनके हिडन ट्रम्प कार्ड हो। ये सुनते ही हुआंग पेई का पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांपने लगा। फिर उसने जल्दी से पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, एक बात अभी भी समझ नहीं आई, महाराज ने इतने बड़े युद्ध की कमांड एक साधारण सैनिक को क्यों दी? प्रधानमंत्री रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, यही तो महाराज की सबसे बड़ी दूरदृष्टि है। क्या तुम्हें इतिहास के महान सेनापति हान शिन याद है? वो हान यू उसी महान सेनापति की वंश परंपरा से है। उधर हान यू बेहद एक्साइटेड होकर अपने घर पहुंचा। आज उसका सपना सच हो गया था। वह मन ही मन सोच रहा था, महाराज को मेरे बारे में पहले से सब पता था, वरना कोई साधारण सैनिक को 10 लाख नहीं, पूरे 10,000 भी नहीं सौंपता। इतनी बड़ी सेना की कमांड तो बिल्कुल नहीं देता। यहाँ तक कि कोई मूर्ख राजा भी ऐसा फैसला नहीं करेगा। उसी जोश में उसने घर के अंदर जोर से आवाज लगाई, जल्दी करो, मेरी सारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी बुक्स बाहर निकालो, मैं एक एक किताब दोबारा पढ़ूंगा। दूसरी तरफ रॉयल स्टडी रूम में मुख्य यूनेच बड़े सम्मान के साथ एक मेमोरियल लेकर आए। महाराज, ये प्रधानमंत्री ने पहले भेजा था, आपने उसे हाथ में लिया। हल्की मुस्कान के साथ बोले, अरे जब मेरे प्यारे साथी ने भेजा है तो थोड़ा देख ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपने मेमोरियल खोला, आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा स्क्रॉल शब्दों से भरा हुआ था। उसमें युद्ध के लिए जरूरी सप्लाईज, फूड, वेपन्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रूप डिप्लॉयमेंट और न जाने कितनी चीजों की लंबी लिस्ट लिखी हुई थी। आपने मुश्किल से 2 लाइन पढ़ी, फिर सीधा स्क्रॉल एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद आपने मुख्य यूनक से कहा, जाकर प्रधानमंत्री से कह दो जो ठीक लगे वही कर लें। ये मेरा अच्छा दोस्त भी ना, सिर्फ मिलिट्री फंड्स में थोड़ा बहुत हेर फेर करना है, उसके लिए इतना लंबा प्रपोजल लिखने की क्या जरूरत थी? कुछ ही दिनों बाद फिर से नेशनल पावर सेटलमेंट डे आ गया। इस बार सेना की तैयारी और युद्ध की वजह से नेशनल पावर 10 पॉइंट्स घट चुकी थी। साथ ही आपकी लाइफ स्पैन में भी 1 साल कम हो गया। ये देखकर आप बेहद खुश थे। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, बस अब युद्ध शुरू हो और दातांग बुरी तरह हार जाए, फिर मैं आसानी से ब्लू स्टार लौट जाऊंगा। तभी बगल में खड़े मुख्य यूनेच ने धीरे से कहा, महाराज, आज ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्मी के रवाना होने का दिन है। आपको ड्रिल ग्राउंड जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाना होगा। ये सुनते ही आप तुरंत तैयार हो गए। आखिर आपका काम सिर्फ उन्हें विदा करना था। उसके बाद सेना सीधे युद्ध के लिए निकल जाएगी। कुछ देर बाद मिलिट्री कैंप में पूरे 1 लाख सैनिक लाइन में खड़े थे, लेकिन उनकी हालत देखकर कोई भी सिर पकड़ ले। किसी की फॉर्मेशन बिगड़ी हुई थी, कोई ठीक से खड़ा भी नहीं था। कई सैनिक तो अपने हथियार तक ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। ये देखकर प्रधानमंत्री की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने हान यू से पूछा, जनरल हान, क्या इतनी जल्दी निकलना जरूरी है? सेना की हालत अभी युद्ध लायक नहीं लग रही। लेकिन हान यू ने शांत स्वर में सिर हिलाया, मैं नहीं चाहता कि दुनिया महाराज को गलत समझे। हमें जल्दी जीत हासिल करनी होगी, तभी साबित होगा कि महाराज का फैसला सही था। जहाँ तक सैनिकों की ट्रेनिंग की बात है, रास्ते में बहुत से डाकू और लुटेरे मिलेंगे। उन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारी सेना मजबूत हो जाएगी। जब तक हम डोंगी की सीमा पर पहुंचेंगे, तब तक ये सैनिक पूरी तरह तैयार हो चुके होंगे। प्रधानमंत्री ने गहरी नजरों से हान यू को देखा। वाकई तुम अपने पूर्वज हान शिन के योग्य उत्तराधिकारी हो। इतने में हान यू कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक आप पीछे से वहां पहुंच गए। जैसे ही आपने कैंप में कदम रखा, आपकी नजर उस बिखरी हुई सेना पर पड़ी। लेकिन सबको हैरानी तब हुई जब आपके चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान आ गई। आप मन ही मन खुशी से झूम उठे, वाह, इतनी बिखरी हुई सेना, ऊपर से कमांडर भी एक साधारण सैनिक, अब तो हार पक्की है। उधर हान यू जल्दी से आगे बढ़ा। वह सेना की हालत के बारे में कुछ समझाना चाहता था, लेकिन आपने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने पहले ही कहा था, सेना की पूरी जिम्मेदारी जनरल हान की होगी। मैं उनके किसी भी फैसले में दखल नहीं दूंगा। ये सुनते ही हान यू की आंखें भर आईं। महाराज, मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। इसके बाद आप सैनिकों की तरफ मुड़े, ऊंची आवाज में पूछा, बताओ, इस युद्ध को जीतने का कॉन्फिडेंस है? सवाल सुनते ही सभी सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई जवाब नहीं दे पाया। तब आपने फिर कहा, सच सच बोलो, मैं किसी को सजा नहीं दूंगा। अब सभी सैनिक एक साथ चिल्लाए, महाराज, हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें लगा अब सम्राट उन्हें लंबा मोटिवेशन स्पीच देंगे, लेकिन अगले ही पल आपने कहा, मुझे भी यही सुनना था, मुझे चाहिए भी यही था कि तुम्हें कॉन्फिडेंस ना हो। इतना कहकर आप तुरंत मुड़ गए और बड़े आराम से वहां से चले गए। हान यू वहीं खड़ा रह गया। ये क्या महाराज हमारा मोरल तोड़ने आए थे? लेकिन प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए बोले, तुम पहले सिर्फ एक साधारण सैनिक थे। ये सेना इतनी आसानी से तुम्हें अपना कमांडर नहीं मानेगी। महाराज ने जानबूझकर इनका पुराना घमंड पूरी तरह तोड़ दिया है। अब तुम इन्हें नई सोच के साथ दोबारा तैयार कर सकोगे। इसे कहते हैं पहले तोड़ो फिर दोबारा खड़ा करो। ये सुनकर हान यू ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने मन ही मन कसम खाई, इस युद्ध में मैं महाराज का नाम पूरी दुनिया में चमका कर रहूंगा। उधर डोंगी साम्राज्य में बालूलाल आंखों के साथ सभी उच्च अधिकारियों को घूर रहा था। वह जोर से चिल्लाया, सच सच बताओ, तुम में से कौन दातांग का जासूस है? सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हर कोई पूरी तरह कंफ्यूज था। उनमें से एक बोला, जनरल बालू, आप क्या कह रहे हैं? हम सब डोंगी के अधिकारी हैं, ऐसा मजाक मत कीजिए। बालू गुस्से से दहाड़ा, तो फिर ये बताओ, जैसे ही हमने दातांग पर हमला करने का फैसला किया, उसी समय उनके सम्राट ने राजधानी की दीवारें बनवाना क्यों शुरू कर दिया? क्या तुम्हें लगता है वो सम्राट सिर्फ बोर होकर अपना देश बर्बाद कर रहा था? एक अधिकारी बोला, शायद ये सिर्फ एक संयोग हो। बालू कुछ पल चुप हो गया। उसे भी लगा कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी, लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में एक सीक्रेट लेटर था। बालू ने उसे खोला। अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्से से चिल्लाया, अभी कहते हो कोई गद्दार नहीं है? दातांग की 1 लाख सेना हमारे ऊपर हमला करने निकल चुकी है। उसने सभी अधिकारियों के चेहरे गौर से देखे, लेकिन उनमें से कोई भी इस खबर से पहले से वाकिफ नहीं लग रहा था। बालू ने ठंडी सांस ली। कमाल है, दातांग के सम्राट ने ऐसे जासूस तैयार किए हैं जिनकी एक्टिंग भी असली जैसी लगती है। अगर ऐसा है तो मुझे भी अब कठोर कदम उठाने होंगे। उसने हाथ उठाया। अगले ही पल कमरे में काले कपड़े पहने कई असैसिन घुस आए। अब जाकर सभी अधिकारियों को असली बात समझ आई। एक अधिकारी गुस्से से चिल्लाया, बालू, तुम बगावत करना चाहते हो और बेवजह हम पर इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन उसकी
बात पूरी होने से पहले ही कमरे में सिर्फ चीखें सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में सभी उच्च अधिकारी मार दिए गए। पास खड़ा सैनिक धीरे से बोला, जनरल बालू, बॉर्डर सिटीज का क्या आदेश है? बालू ने बिना देर किए कहा, मेरा आदेश पहुंचा दो। सीमा पर तैनात पूरी सेना तुरंत पीछे हट जाएगी। फिर उसने दूर दातांग की दिशा में देखा और मन ही मन बुदबुदाया। अब सीमा वाले शहर उधर दोनों राज्यों की सीमा पर हान यू अपने सामने खड़े सैनिकों को देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया। रास्ते भर डाकुओं और लुटेरों का सफाया करते करते उसने पूरी सेना को अच्छी तरह ट्रेन कर दिया था। अब पहले वाली बिखरी हुई सेना पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन जब उसकी नजर सामने मौजूद विशाल बॉर्डर फोर्ट्रेस पर पड़ी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत एक स्काउट को अंदर भेजा, जाकर दुश्मन की स्थिति का पता लगाओ। कुछ देर बाद स्काउट वापस लौट आया। रिपोर्ट, जनरल हान, पूरे शहर में एक भी सैनिक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी तरह एम्प्टी सिटी हो। ये सुनते ही हान यू की भौहें सिकुड़ गईं। वह मन ही मन सोचने लगा, जनरल बालू जैसा फेमस कमांडर इतनी महत्वपूर्ण बॉर्डर सिटी बिना लड़े छोड़ देगा? ये बिल्कुल संभव नहीं। क्या ये एम्प्टी सिटी स्ट्रेटेजी है? तभी वैनगार्ड आर्मी कुछ दुश्मन सैनिकों को पकड़ कर ले आई। पूछताछ के दौरान उन्होंने सच उगल दिया। जनरल बालू को खबर मिल गई थी कि दातांग की सेना आने वाली है। उसे यकीन था कि शहर के अंदर पहले से दातांग के सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हैं। इसी वजह से उसने पूरी सेना को पीछे हटने का आदेश दे दिया। ये सुनते ही हान यू की आंखें फैल गईं। तो महाराज ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने सीक्रेट एजेंट्स की मदद से मुझे बिना नुकसान उठाए बॉर्डर सिटी दिला दी, ताकि मैं इसे बेस बनाकर पूरे डोंगी साम्राज्य पर कब्जा कर सकूं। उसकी आंखों में सम्मान और भी बढ़ गया। उधर इंपीरियल पैलेस में आप इस हफ्ते की नेशनल पावर रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट खुली आपका चेहरा सफेद पड़ गया। नेशनल पावर प्लस 15 होस्ट लाइफ स्पैन माइनस 15 ईयर्स रिवॉर्ड कन्वर्टेड टू प्लस 15 नेशनल मेरिट। आप गुस्से से कांपने लगे। ये क्या बकवास है? टेरिटरी एक्सपेंशन प्लस 5 पॉइंट्स। क्या ईस्टर्न एक्सपीडिशन जीत गई? लेकिन अगले ही पल आपने खुद ही इस बात को नकार दिया। नामुमकिन, उस बिखरी हुई सेना के बस की बात नहीं। अगर वो लोग टेरिटरी जीत सकते हैं तो मैं ये पूरी मेज खा जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद आपने दूसरा अनुमान लगाया, अगर ईस्टर्न आर्मी नहीं तो जरूर बॉर्डर आर्मी ने कुछ किया होगा। आपने तुरंत मुख्य यूनक को बुलाया। बताओ, इस समय पश्चिमी सीमा की रक्षा कौन कर रहा है? मुख्य यूनक ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, वहाँ पश्चिमी राजा जेंगसी किंग तैनात है। ये सुनते ही आपने माथा पकड़ लिया। बड़े भाई, आपने तो कमाल कर दिया। उधर दातांग की पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी राजा अपने सलाहकार को घूरते हुए बोला, अब हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, आर्मर भी तैयार है, वेपन्स भी। अब समय आ गया है कि मैं अपना सिंहासन वापस ले लूं। लेकिन सलाहकार ने तुरंत रोक दिया, महाराज, इतनी जल्दी मत कीजिए। बस ईस्टर्न एक्सपीडिशन के हारने का इंतजार कीजिए। जब सम्राट की प्रतिष्ठा गिर जाएगी तब आपका विद्रोह पूरी तरह न्याय संगत लगेगा। पश्चिमी राजा ने सिर हिलाया। वह सलाहकार की तारीफ ही करने वाला था कि तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। महाराज, ईस्टर्न फ्रंट से पहली बैटल रिपोर्ट आ गई है। ये सुनते ही पश्चिमी राजा खुश हो गया। बहुत बढ़िया, लगता है भगवान भी मेरे साथ है। उसने तुरंत रिपोर्ट खोली, लेकिन पढ़ते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। लगभग बेहोश होने की नौबत आ गई। रिपोर्ट में लिखा था, जनरल हान यू ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के डोंगी की बॉर्डर सिटी पर कब्जा कर लिया है। उधर इंपीरियल स्टडी रूम में आप बेहद बोरियत के साथ जनरल न्यू लेई की बात सुन रहे थे। वह बोला, महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है। पश्चिमी राजा शायद विद्रोह की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उलटी थी। आपके चेहरे पर खुशी फैल गई। क्या मेरा प्यारा बड़ा भाई बगावत करने वाला है? तो क्या उसने टेरिटरी इसलिए बढ़ाई ताकि सेना मजबूत करके बाद में विद्रोह कर सके? बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे ही बड़े भाई पसंद है। लेकिन अगले ही पल आपने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन वो अभी तक विद्रोह क्यों नहीं कर रहा? क्या उसे लगता है कि उसकी ताकत अभी कम है? नहीं, मुझे उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। आपने मन ही मन फैसला कर लिया। सबसे पहले उसे मिलिट्री टाइगर टैली भेज देता हूँ, फिर उसके पास कुछ लॉयल मिनिस्टर्स भी भेज दूंगा ताकि उसका रेबेलियन और मजबूत हो जाए। उधर न्यू लेई को लगा कि सम्राट कोई गहरी रणनीति सोच रहे हैं, इसलिए वह प्रणाम करके चुपचाप चला गया। महल लौटने के बाद आपने खुद बैठकर लगभग 50 लॉयल मिनिस्टर्स की लिस्ट तैयार की। लिस्ट पूरी होते ही अचानक आपको कुछ समझ आया। ओह, अब समझ आया। मैं इतना देश बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। असल वजह यही 50 बेवकूफ लॉयल मिनिस्टर्स हैं। सारा खेल इन्होंने बिगाड़ रखा है। अगले ही पल आपने आदेश जारी कर दिया, इन सभी को तुरंत पश्चिमी सीमा पर भेज दिया जाए। ये खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। जिन 50 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ वे सभी हैरान रह गए। हर कोई गुस्से में सम्राट को कोसने लगा। सम्राट अंधे हो चुके हैं, उन्हें लॉयल मिनिस्टर्स की कोई कदर नहीं। उधर प्रधानमंत्री के रेजिडेंस में कई बुद्धिमान और योग्य मंत्री इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए बोले, अब क्या आप सबको महाराज का असली उद्देश्य समझ आया? सभी मंत्री एक्साइटमेंट से सिर हिलाने लगे। पहले उन्हें लगता था कि सम्राट अयोग्य है, लेकिन अब उन्हें सच्चाई समझ आ चुकी थी। महाराज केवल अभिनय कर रहे थे, वरना एक ही आदेश में सारे असली करप्ट ऑफिशियल्स कैसे पहचान लेते? उनकी नजर में जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ था वे सभी असली भ्रष्ट अधिकारी थे। पिछले सम्राट के समय वे ऊपर से लॉयल बनने का नाटक करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार करते रहते थे। उधर पश्चिमी सीमा पर तेज रफ्तार घोड़े से मिलिट्री टाइगर टैली सीधे पश्चिमी राजा के महल पहुंचा दी गई। जैसे ही पश्चिमी राजा ने टाइगर टैली देखी, उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल आया। ये सम्राट का क्या मतलब है? उन्हें मेरे विद्रोह की खबर है, फिर भी उन्होंने सेना की कमांड मेरे हाथ में क्यों भेज दी? उसने तुरंत महान रणनीतिकार गुओशू को बुलवाया। गुओशू ने टाइगर टैली देखते ही गहरी सांस ली। महाराज, ये आपके पास कैसे आई? पश्चिमी राजा ने पूरी कहानी बता दी। सब सुनने के बाद गुओशू पूरी तरह शौक में था। ये कैसे संभव है? सम्राट बिना वजह एक ऐसे व्यक्ति को टाइगर टैली कैसे दे सकते हैं जो खुद उनके खिलाफ विद्रोह करने वाला हो? लेकिन पश्चिमी राजा की नजर अभी भी टाइगर टैली पर टिकी हुई थी। वह धीरे से बोला, गुओशू, क्या हम इसी टाइगर टैली का इस्तेमाल करके अभी विद्रोह शुरू कर दें? गुओशू ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अगर सम्राट ने खुद ये टाइगर टैली आपको भेजी है तो क्या आपको सच में लगता है उन्हें आपके विद्रोह से डर लगता होगा? ये सुनते ही पश्चिमी
राजा का दिमाग साफ हो गया। सही कहा, जब सम्राट इतनी आसानी से टाइगर टैली भेज सकते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से सारी तैयारी कर रखी है। अगर मैंने जरा सी भी हरकत की तो शायद अगले ही पल मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। आखिर वही सम्राट चुपचाप सीक्रेट एजेंट्स को डोंगी की बॉर्डर सिटी तक पहुंचा सकते थे और बिना युद्ध किए पूरी दुश्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते थे। तो कौन जानता है, शायद मेरे आसपास भी उनके सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हों और मेरी हर हरकत पहले से ही महाराज की नजरों में हो। उसी समय उसे एहसास हुआ शायद उसकी हर हरकत शुरू से ही सम्राट की नजरों के सामने थी। ये सोचते ही पश्चिमी राजा घबराकर तुरंत गुओशू की तरफ मुड़ा। गुओशू, तुम्हारे हिसाब से सम्राट आखिर चाहते क्या हैं? लेकिन गुओशू की नजर लगातार उस टाइगर टैली पर टिकी हुई थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मेरे हिसाब से यह महाराज की तरफ से आपको आखिरी चेतावनी है। वो कहना चाहते हैं कि भाई होने की वजह से वे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहते, लेकिन बदले में चाहते हैं कि आप भी अपनी हद में रहें और विद्रोह का विचार हमेशा के लिए छोड़ दें। साथ ही ये आपके सामने रखा गया एक चुनाव भी है, आपको तय करना है राजा बने रहना है या फिर गद्दार बनना है। ये सुनकर पश्चिमी राजा पूरी तरह सन्न रह गया। कुछ देर बाद भी उसने हार नहीं मानी। धीरे से पूछा, अगर हम अब भी विद्रोह शुरू कर दें और इस टाइगर टैली का भी इस्तेमाल करें तो जीतने की कितनी संभावना होगी? गुओशू ने गहरी सांस ली। 1% भी नहीं। जब सम्राट देश की सबसे बड़ी मिलिट्री अथॉरिटी तक आपको सौंप सकते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से हर तैयारी कर रखी है। हो सकता है जिस पल आप विद्रोह शुरू करें उसी पल आपका अंत तय हो जाए। गुओशू आगे कुछ और कहता, उससे पहले ही महल का स्टुअर्ड दौड़ता हुआ अंदर आया। पश्चिमी राजा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? इतनी घबराहट किस बात की है? स्टुअर्ड कांपती आवाज में बोला, महाराज इंपीरियल मैसेंजर महल के बाहर पहुंच चुके हैं। पश्चिमी राजा चौंक गया। इस समय वो शाही हिजड़ा यहाँ क्या करने आया है? लेकिन सोचने का समय ही नहीं मिला। कुछ ही देर में इंपीरियल मैसेंजर शाही फरमान लेकर अंदर आ गया। फरमान पढ़ते ही पश्चिमी राजा की आंखें फैल गईं। सम्राट ने राजधानी के 50 वरिष्ठ मंत्रियों को उसके अधीन काम करने भेज दिया था। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये आखिर हो क्या रहा है? पहले टाइगर टैली, अब 50 बड़े मंत्री। क्या सच में? गुओशू की बात सही थी। ये सोचते ही उसके पैरों से ताकत निकल गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। तो मैं जो कुछ भी करता रहा, महाराज सब देखते रहे। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे खुद को संभाला, फिर हाथ हिलाकर आदेश दिया, जाओ विद्रोह की सारी तैयारी तुरंत खत्म कर दो, सारी सेना भंग कर दो। आखिर ये सब सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह आप रॉयल कोर्ट पहुंचे। आज ताइजी हॉल कुछ ज्यादा ही खाली लग रहा था, लेकिन ये देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, आखिरकार दरबार में सिर्फ करप्ट मिनिस्टर्स ही बचे हैं। अब बड़े आराम से ड्रैगन थ्रोन पर आधे लेट गए। अगर पहले ऐसा करते तो कोई ना कोई मंत्री जरूर आपको टोक देता, लेकिन आज पूरे दरबार में एक भी आवाज नहीं उठी। उधर सभी मंत्री यही सोच रहे थे कि सम्राट भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर इतने खुश हैं, इसलिए आज उनका मूड इतना अच्छा है। तभी बगल में खड़े मुख्य यूनेच ने हल्की खांसी की। यदि किसी को कुछ निवेदन करना है तो प्रस्तुत करे, अन्यथा सभा समाप्त की जाएगी। इतना सुनते ही पूरा दरबार एकदम शोर से भर गया। महाराज मेरे पास निवेदन है। महाराज मुझे भी कुछ कहना है। ये देखकर आप अंदर ही अंदर खुश हो गए। लगता है अब असली करप्ट मिनिस्टर सामने आएंगे। अब ये लोग खुलकर पैसा खाने की बातें करेंगे। आपने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। घबराइए मत, एक एक करके बोलिए। आज मैं सबकी बात मानूंगा। अब पूरा दरबार व्यवस्थित हो गया। लेकिन जब मंत्रियों ने बोलना शुरू किया तो सभी की शिकायत लगभग एक जैसी थी। वे बता रहे थे कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था उन्होंने जगह जगह हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन बाकी अधिकारियों ने उन्हें तुरंत दबा दिया। ये सुनते ही आप खुशी से झूम उठे। वाह, जो लॉयल मिनिस्टर्स थे वे लड़ाई कर रहे हैं और उन्हें दबाया भी जा रहा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आपने तुरंत आदेश दिया, आज से यहाँ मौजूद सभी अधिकारियों की सैलरी दोगुनी कर दी जाए। उसी समय महल के बाहर विशाल घंटा बज उठा। टन टन टन। फिर बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी, 800 ली की इमरजेंसी मिलिट्री रिपोर्ट। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति का दिल धड़क उठा। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या ईस्टर्न एक्सपीडिशन का परिणाम आ गया? बाकी मंत्री घबराए हुए थे, लेकिन आपकी आंखें खुशी से चमक उठी। आखिर सबसे जरूरी पल आ ही गया। आप मन ही मन सोचने लगे, बस ईस्टर्न आर्मी हार जाए और उसी मौके पर पश्चिमी राजा विद्रोह कर दे, फिर दतांग खत्म और मैं वापस ब्लू स्टार जाकर आराम से रिच सेकंड जनरेशन बन जाऊंगा। ये सोचते ही आपने जोर से आदेश दिया, मैसेंजर को तुरंत अंदर लाओ। कुछ ही क्षण बाद मैसेंजर मुस्कुराता हुआ दरबार में पहुंचा। जैसे ही अंदर आया वह जोर से बोला, बधाई हो महाराज, बहुत बहुत बधाई। ये सुनते ही आपका दिल बैठ गया। रुको, ये तो हार की खबर नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आपके मन में उम्मीद बाकी थी। आपने तुरंत कहा, पूरा बैटल रिपोर्ट पढ़कर सुनाओ। मैसेंजर ने स्क्रॉल खोला, उत्साहित आवाज में पढ़ना शुरू किया। अधीनस्थ सेनापति हानियू महाराज के आदेश का पालन करते हुए 1 लाख सैनिकों के साथ डोंगी पर चढ़ाई की। युद्ध का कारण था, पिछले वर्ष डोंगी के दूत ने टाइजी हॉल में प्रवेश करते समय पहले अपना बायां पैर रखा था। ये सुनते ही पूरे दरबार के मंत्रियों के चेहरे अजीब हो गए। इन दिनों तो हर मंत्री जानबूझकर पहले अपना दायां पैर रखकर ही दरबार में प्रवेश करता था। उन्हें डर था कि कहीं सम्राट उसी बात पर सजा न दे दें। मैसेंजर आगे पढ़ता रहा, महाराज की पहले से बनाई गई रणनीति की बदौलत हमने बिना एक भी सैनिक गंवाए डोंगी की बॉर्डर सिटी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लगातार 15 शहर जीत लिए। अब हमारी सेना सीधे डोंगी की राजधानी के बाहर खड़ी है। अगले आदेश की प्रतीक्षा है। रिपोर्ट खत्म होते ही पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। महाराज की जय, महाराज अद्भुत है, महाराज सचमुच महान रणनीतिकार हैं। लेकिन आपके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। क्या वो निकम्मी सेना सच में जीत गई? और डोंगी वाले आखिर किस मिट्टी के बने हैं? इतनी कमजोर सेना भी उनकी राजधानी तक पहुंच गई। लेकिन अगले ही पल आपको सबसे बड़ी चिंता याद आई। अब तो अगले हफ्ते नेशनल
नेशनल पावर जरूर आसमान छुएगी, कुछ करना पड़ेगा। अचानक आपके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं सेना को वापस बुला लूं और जीते हुए सारे शहर छोड़ दूं तो शायद नेशनल पावर फिर गिर जाएगी। आप जैसे ही ये आदेश देने वाले थे, अचानक सिस्टम की तेज वार्निंग गूंज उठी। वार्निंग, इलीगल नेशनल सबोटेज डिटेक्टेड। आप वहीं ठिठक गए। क्या देश को बर्बाद करने के भी रूल्स होते हैं? आप फिर गहरी सोच में डूब गए। उधर दरबार के सभी मंत्री भी अपनी अपनी कल्पनाओं में खो चुके थे। उन्हें तो शुरुआत से ही ईस्टर्न एक्सपीडिशन पर भरोसा नहीं था। एक साधारण सैनिक को कमांडर बनाकर कौन युद्ध जीतता है? लेकिन रियलिटी उनके सामने थी। अब तो द तांग की सेना डोंगी की राजधानी तक पहुंच चुकी थी। अगर आगे भी युद्ध जारी रहा तो शायद पूरा डोंगी साम्राज्य द तांग में मिल जाएगा। इसी बीच जब सभी मंत्री विजय के सपने देख रहे थे, आपने अचानक हाथ उठाकर आदेश दिया, शाही फरमान जारी किया जाए। जनरल हान यू डोंगी की राजधानी पर आगे हमला नहीं करेगा। आपने कुछ पल सोचने के बाद दोबारा आदेश दिया। आगे की सारी कार्यवाही पूरी तरह प्रधानमंत्री के अधिकार में रहेगी। आपकी बात सुनते ही पूरा दरबार हैरानी में पड़ गया। एक मंत्री तुरंत आगे बढ़ा, महाराज ऐसा क्यों? बस एक आखिरी हमला बाकी है। अगर अभी आगे बढ़ जाएं तो पूरा डोंगी साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप सिर्फ महल के बाहर आसमान की तरफ देखते रहे, फिर धीरे से एक लंबी सांस भर दी। उधर प्रधानमंत्री भी शुरुआत में आपकी बात समझ नहीं पाए थे। उन्हें भी हैरानी हुई कि अचानक सेना वापस बुलाने का फैसला क्यों लिया गया। लेकिन जब उन्होंने आपके चेहरे पर वो गहरी उदासी देखी तो जैसे उन्हें सब समझ आ गया। वह तुरंत आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं महाराज की आज्ञा का पूर्ण पालन करूंगा। ये सुनते ही बाकी सभी मंत्री और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि प्रधानमंत्री आखिर समझे क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बस हल्का सा सिर हिलाया, मानो कह रहे हूं अब भी नहीं, बाद में समझाऊंगा। इसके बाद आपने सभा समाप्त करने का आदेश दे दिया। दरबार खत्म होने के बाद तैजी हॉल के बाहर सभी मंत्री प्रधानमंत्री को घेर कर खड़े हो गए। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, प्रधानमंत्री महोदय, आपने महाराज का समर्थन क्यों किया? प्रधानमंत्री ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, हमारे महाराज वास्तव में एक महान एक्टर हैं। सभी मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया था? आज सुबह जब सभा शुरू हुई तब महाराज के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही विजय का समाचार मिला उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सभी मंत्रियों ने सिर हिलाया। उन्होंने भी ये बदलाव देखा था। प्रधानमंत्री ने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ महाराज हमेशा अभिनय करते हैं। ईस्टर्न एक्सपीडिशन शुरू होने के बाद से उनके दिल पर कितना बड़ा बोझ था ये सिर्फ वही जानते थे, लेकिन हमारे सामने वो हमेशा मुस्कुराते रहे। आज जब युद्ध जीत लिया गया तब आखिरकार उनकी असली भावना बाहर आ गई और तुम लोग इतने दिनों तक ईस्टर्न एक्सपीडिशन को लेकर उन्हीं पर सवाल उठाते रहे। इतना कहते हुए प्रधानमंत्री ने महल की दिशा में श्रद्धा से देखा। महाराज हमेशा एक कदम नहीं 100 कदम आगे की सोचते हैं। उनका हर फैसला अपने अंदर गहरा अर्थ छिपाए होता है। ये कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। बाकी मंत्री काफी देर तक वहीं खड़े रहे। उनके मन में अपराध बोध भर चुका था। ईस्टर्न एक्सपीडिशन शुरू होने से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी सम्राट पर भरोसा नहीं किया। सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया में शायद ही किसी को विश्वास था कि ये युद्ध जीता जा सकता है। लेकिन इतने भारी दबाव के बावजूद सम्राट हमेशा उनके सामने मुस्कुराते रहे। एक मंत्री ने शर्म से सिर झुका लिया, हम सच में बहुत गलत थे। दूसरा मंत्री बोला, क्यों ना हम अब भी जाकर महाराज से क्षमा मांग लें। लेकिन तीसरे मंत्री ने सिर हिलाया, नहीं, अभी माफी मांगने से बेहतर होगा हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करें और द तांग को दुनिया का सबसे महान साम्राज्य बना दें। 2.5 दिन बाद डोंगी साम्राज्य में हान यू को एक साथ 2 संदेश मिले। पहला, सम्राट का शाही फरमान। दूसरा, प्रधानमंत्री का निजी पत्र। दोनों पढ़ने के बाद हान यू मुस्कुरा उठा। लगता है प्रधानमंत्री को डर था कि मैं शाही आदेश का पालन नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने अलग से पत्र भेजकर समझाया है। उसने धीरे से पत्र मेज पर रख दिया, फिर खुद से बोला, अगर मैं चाहता तो सचमुच पूरे डोंगी साम्राज्य को खत्म कर सकता था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती। इस समय हमारी पूरी सेना बाहर है। हर गुजरते दिन राजकोष पर भारी बोझ बढ़ता जा रहा है। महाराज ने शायद पहले ही ये सब सोच लिया था, इसलिए उन्होंने समय रहते सेना वापस बुला ली। फिर हान यू की आंखों में सम्मान और गहरा हो गया। सबसे बड़ी बात, अगर महाराज चाहते तो पूरे डोंगी को जीत सकते थे, इतिहास के सबसे महान सम्राट बन सकते थे। उनका नाम सदियों तक अमर रहता। लेकिन उन्होंने वो सारी महानता छोड़ दी सिर्फ इसलिए ताकि दा तांग की जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। ये सोचकर हान यू भावुक हो गया। उसने दा तांग की दिशा में गहरा प्रणाम किया। महाराज आप सचमुच दयालु और धर्मप्रिय सम्राट हैं। इसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया, पूरी सेना तुरंत राजधानी वापस लौटेगी। कुछ दिनों बाद हान यू विजय के साथ राजधानी लौट आया, लेकिन जैसे ही वह महल पहुंचा उसे सीधे शाही महल में अकेले बुला लिया गया।